काली रात, आसमान में कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। चारों तरफ सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। उसी तूफानी रात में एक किसान माधव शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। माधव पूरे दिन का थका हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान कर रही थी ये ठंडी बारिश और तेज हवा। जंगल के कच्चे रास्ते पर चलते चलते अचानक रात गहरी हो गई। अब न रास्ता साफ दिख रहा था, न ही आसपास कोई इंसान। हे भगवान, कैसी आफत वाली रात है ये। हवा इतनी ठंडी है कि हड्डियां तक कांप रही हैं। लगता है इस साल ठंड जल्दी ही दस्तक देने वाली है। अभी तक घर भी नहीं पहुंच पाया। अगर देर हो गई तो घर वाले भी चिंता में पड़ जाएंगे। काश थोड़ी रोशनी होती तो ये जंगल का रास्ता साफ दिखाई देता। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तभी अचानक दूर अंधेरे में उसे हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। माधव कुछ पल के लिए धक से रह गया। उसने ध्यान से उस रोशनी को देखा। अरे, ये रोशनी! लगता है वहां किसी का घर है, लेकिन इस घने जंगल के बीचों बीच अकेला घर, कुछ तो अजीब है। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। इस तूफान में अगर कहीं आसरा मिल जाए तो वही बहुत है। बस रात यहीं काट लूंगा, सुबह होते ही अपने रास्ते निकल जाऊंगा। माधव धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी। उसके मन में डर भी था, लेकिन इस तूफानी रात में उसे वही घर एक उम्मीद की तरह दिखाई दे रहा था। घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर माधव कुछ पल के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। पता नहीं अंदर जाना सही रहेगा या नहीं। इतने घने जंगल में ये अकेला घर, कुछ तो अजीब लग रहा है। लेकिन बाहर खड़े रहने से तो अच्छा है कि अंदर जाकर रात काट लूं। आखिरकार माधव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा को धीरे से खटखटाया। कोई है अंदर? सुनिए, कोई है क्या? मैं रास्ते का मुसाफिर हूँ। इस तूफान में सफर करना मुश्किल हो गया है। अगर थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। माधव वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी दरवाजा चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अरे बेटा, इतनी भयानक रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं बाबा, मेरा नाम माधव है। मैं पालमपुर गांव का रहने वाला हूँ, खेती करता हूँ। आज शहर बीज लेने गया था, लेकिन लौटते लौटते रात हो गई। इस तूफानी बारिश में आगे जाना मुश्किल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बस आज की रात यहाँ रुक जाऊं। सुबह होते ही अपने गांव निकल जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसी रात में किसी मुसाफिर को बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं। आओ, अंदर आ जाओ। माधव अंदर चला गया। घर के अंदर हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। कमरा पुराना था, दीवारें भी काफी जर्जर लग रही थी। माधव की नजरें कमरे के हर कोने को गौर से देख रही थीं। बाबा, आप यहाँ इस वीरान जंगल में अकेले रहते हो क्या? आपको यहाँ डर नहीं लगता? हमारे गांव में तो अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो पूरा गांव घबरा जाता है, और आप तो यहाँ जंगल के बीच रहते हो। क्या करें बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। हमारे गांव में कुछ साल पहले भयानक आग लग गई थी। उस आग में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। फिर हम दूसरे गांव में रहने गए, लेकिन वहां के लोगों ने हमें अपनाने से मना कर दिया। तब मजबूरी में मैं और मेरी बेटी इस पुराने घर में आकर रहने लगे। ये सुनकर माधव के चेहरे पर भी उदासी छा गई। ओह, आपकी बेटी भी है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो घर पर नहीं है? है बेटा, वो यहीं है, दूसरे कमरे में सो रही है। उसे शाम ढलते ही नींद आ जाती है,
इसलिए जल्दी सो जाती है। तुम भी काफी थक गए लगते हो, आराम कर लो। अगर भूख लगी हो तो मैं कुछ खाने को ले आऊं? नहीं बाबा, उसकी जरूरत नहीं। मैं रास्ते में ढाबे पर खाना खा चुका हूँ। आप चिंता मत करो, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगा। बुजुर्ग आदमी वहां से धीरे धीरे उठकर दूसरे कमरे की ओर चला गया। माधव भी थका हुआ था। उसने कमरे में पड़े पुराने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। बाहर तूफान की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी। माधव सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे पायल की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। माधव एकदम से उठकर बैठ गया। पायल की आवाज? इतनी रात को कौन हो सकता है? माधव धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। अब बारिश रुक चुकी थी। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी माधव की नजर आंगन में बैठी एक लड़की पर पड़ी। अरे, आप यहां? बाबा तो कह रहे थे कि आप सो गई हैं। इतनी रात को अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आकर बैठ गई। वैसे आप कौन हैं और इस घर में कैसे? मेरा नाम माधव है। मैं पालमपुर गांव का किसान हूं। आज शहर से बीज लेकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में तूफानी बारिश शुरू हो गई। तभी आपके बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे रात यहीं रुकने को कहा। शायद तब आप सो रही थीं। हाँ, आपने ठीक ही किया यहाँ रुककर। इस तूफानी बारिश ने बहुत लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसी अंधेरी रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। कम से कम यहाँ आराम से रात गुजार कर सुबह निकल जाओगे। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही फैसला लिया। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप बीना कैसी बातें करते हैं। मेरा नाम मनीषा है, लेकिन हर मुलाकात अच्छी ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इन काली तूफानी रातों में कभी कभी इंसान से ज्यादा डरावनी चीजें भी भटकती हैं। अरे, आपकी बातें सुनकर तो डर लगने लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में इंसान नहीं, भूत घूमते हों। इतना मत सोचिए। आप बताइए, इस जंगल में रहकर बोर नहीं हो जाती? दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी और अचानक बारिश फिर से शुरू हो गई। तेज बारिश को देखकर दोनों जल्दी जल्दी अंदर चले गए। माधव अपने कमरे में वापस आकर लेट गया, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने बार बार मनीषा का चेहरा घूम रहा था। सोचते सोचते कब उसे गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद सुबह की हल्की धूप कमरे में आने लगी। तभी अचानक माधव की आंख खुल गई। अरे, दिन भी निकल आया और मैं अभी तक सो रहा हूँ। अब तो गांव जाने में देर हो जाएगी। चलो पहले मनीषा जी और बाबा से मिलकर निकलता हूँ। माधव जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया, लेकिन बाहर आकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरा घर बिल्कुल खामोश था। बाबा, मनीषा जी, कहाँ हो आप लोग? अरे, ये क्या? रात में तो घर पे ही थे दोनों। कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं देर से उठा और वो दोनों कहीं बाहर चले गए हों? सोचा था जाने से पहले मनीषा जी से एक बार मिल लूं, लेकिन लगता है अब बिना मिले ही जाना पड़ेगा। गांव जाने में भी देर हो रही है। माँ भी चिंता कर रही होगी। माधव गांव पहुंचने की जल्दी में उस घर पर रुके बिना ही आगे बढ़ गया था। सुबह का समय था। बारिश थम चुकी थी और हल्की ठंडी हवा जंगल के पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी। बारिश के बाद पूरा रास्ता हरा भरा और सुहावना लग रहा था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन माधव का मन कहीं और ही भटक रहा था। बार बार उसे मनीषा का चेहरा याद आ रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बिना मिले चले आना सही था? तभी अचानक माधव की नजर रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो कोई और नहीं, मनीषा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे मनीषा जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना? बताइए मुझे। मनीषा की आंखें डर से भरी हुई थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोलने लगी। नहीं,
कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और बाबा जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। बाबा थोड़ी दूर गए थे मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढने, लेकिन तभी वहाँ कुछ बहुत डरावना हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग आई हूँ। क्या हुआ मनीषा जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? डरिए मत, मैं यहीं हूँ। आप आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या? वो शेर बाबा को अपने साथ ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब किस्मत ने बाबा को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। ये सुनकर माधव का दिल भर आया। नहीं मनीषा जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपके बाबा को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए। अगर आपको मंजूर हो तो आज से आप मेरे साथ चल सकती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने तो सोचा था भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन शायद उसी ने आपको मेरे लिए सहारा बनाकर भेजा है। मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन एक बात है, अगर मैं आपके साथ चली गई तो फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी। मैं भी यही चाहता हूं मनीषा जी। सच कहूं तो कल जब पहली बार आपको देखा था, तब से बार बार आपका चेहरा ही याद आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चलें तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगे। मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मनीषा बैलगाड़ी में बैठ गई और माधव ने बैलगाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। सफर करते करते धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। माधव अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की चौपाल की ओर पहुंचा। वहां कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। चौपाल के सामने सरपंच जी खड़े थे और जैसे ही उनकी नजर माधव और मनीषा पर पड़ी। अरे माधव, तू 2 दिन से कहां गायब था रे? हम लोगों को तो लगा तू शहर में ही रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इसे हमारे गांव में कभी नहीं देखा। सरपंच जी, कल तूफानी बारिश की वजह से मैं गांव नहीं पहुंच पाया। रास्ते में जंगल के पास रुकना पड़ा। ये मनीषा जी हैं। अब कुछ दिनों के लिए हमारे गांव में ही रहेंगी। मैं चाहता हूं आप सब इनका स्वागत करें। अच्छा, तो मनीषा बिटिया, हमारे गांव में आपका स्वागत है। माधव, अब घर जा। लगता है फिर से बारिश आने वाली है। इन तूफानी रातों में बाहर निकलना ठीक नहीं होता। सुरक्षित रहना ही समझदारी है। धन्यवाद सरपंच जी, आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात पूछूं, आप बार बार इस तूफानी बारिश की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी रातों में सच में कुछ अजीब होता है? सरपंच के चेहरे का रंग अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। बेटा, तुम नई हो यहाँ, इसीलिए शायद नहीं जानती। जब ऐसी तूफानी बारिश होती है तो जंगल और आसपास की बुरी शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए इन रातों में लोग जल्दी घरों के अंदर चले जाते हैं। बाहर रहना ठीक नहीं माना जाता। इतने में अचानक आसमान में बिजली चमकी और फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। माधव जल्दी से मनीषा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे बिटवा, तू तो कल आने वाला था ना? कहाँ रह गया था? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मनीषा है। इसके घर में अब कोई नहीं बचा। ये बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अगर आप कहें तो ये कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है। अरे रे, इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। तूने अच्छा किया बेटा, जो इसे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। डरना तो स्वाभाविक है अम्मा। अचानक कोई अनजान लड़की आपके घर आ जाए, फिर भी आपने मुझे यहाँ रहने दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों बहुत थक गए होगे। माधव, मनीषा के लिए अपने कमरे के पास वाले कमरे में ले जा। मनीषा जी, उम्मीद करता हूं आपको ये घर अच्छा लगेगा।
अब आराम कर लीजिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। रात गहरी होती गई। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। माधव गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे फिर से पायल की वही आवाज सुनाई दी। ये पायल की आवाज फिर से? इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है? कहीं मनीषा जी तो नहीं? माधव धीरे से उठकर आंगन की ओर गया। वहां उसने देखा मनीषा बाहर से बारिश में भीगकर अंदर आ रही थी। मनीषा जी, आप इतनी रात को कहां से आ रही हैं? इतनी तेज बारिश में तो कोई बाहर नहीं निकलता। सब ठीक है ना? सब ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई थी। देखा दरवाजा खुला रह गया था तो बस कुंडी लगाकर वापस आ रही हूँ। आप परेशान मत होइए। अरे इसकी चिंता मत करो, हमारे गांव में चोरी वोरी नहीं होती। जाओ अब आराम कर लो। अगले ही दिन सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। तालाब के किनारे एक आदमी मृत पड़ा था। वो था मोहन। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी ताकत और सारा खून किसी ने खींच लिया हो। अरे भगवान, मोहन को क्या हो गया? इसका चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? मैं अभी वैद्य को बुलाता हूं। अब किसी वैद्य को बुलाने का फायदा नहीं माधव। मोहन मर चुका है। बहुत साल पहले पड़ोसी गांव में भी ऐसा ही हुआ था। लोग कहते थे उस रात डायन आई थी। माधव, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात पूछनी है। कल ही तो तू अपनी नई दोस्त को लेकर आया था। आखिर वो है कौन? सरपंच जी, मनीषा कोई बुरी लड़की नहीं है। आप लोग बेवजह अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। माधव बेटा, तूफानी बारिश में जो सहारा मिलता है वो हर बार अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता। सावधान रहना। उस रात माधव को नींद नहीं आ रही थी। गांव वालों की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। लोगों को गलत साबित करने के लिए उसने तय किया कि आज रात वो मनीषा पर नजर रखेगा। जैसे ही रात गहरी हुई, फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। माधव चुपचाप उठकर मनीषा के पीछे चल पड़ा। मनीषा धीरे धीरे गांव से निकलकर घने जंगल और खेतों की ओर जाने लगी। माधव एक पेड़ के पीछे छिप गया और तभी उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीषा का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और अगले ही पल उसने एक किसान पर हमला कर दिया। माधव डर के मारे कांप उठा। वो चुपचाप वहां से भागा और घर जाकर ऐसे लेट गया जैसे गहरी नींद में हो। लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मनीषा सच में इंसान है या फिर कुछ और? अगले दिन सुबह माधव ने सरपंच और पूरे गांव के लोगों को रात की देखी हुई सारी बात बता दी। सरपंच ने ध्यान से सब सुना और कुछ देर सोचने के बाद फैसला सुनाया। माधव, अब इसका हल भी तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। मनीषा तुम पर भरोसा करती है, इसलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर सच जानना है तो तुम्हें ही उससे पूछना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है। ये सुनकर माधव कुछ पल के लिए घबरा गया। आखिर वो अकेले उस रहस्य का सामना कैसे करेगा? लेकिन गांव की सुरक्षा के लिए उसे हिम्मत जुटानी ही पड़ी। ठीक है सरपंच जी, अगर मेरे गांव की भलाई इसी में है तो मैं ये जरूर करूंगा। डरना मत माधव, हम सब तुम्हारे घर के बाहर ही रहेंगे। अगर जरा भी खतरा हुआ तो हम तुरंत अंदर आ जाएंगे। शाम होते ही गांव वाले अपने अपने घर चले गए। रात गहराने लगी। माधव ने सबसे पहले अपनी मां को सरपंच के घर भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि अगर कुछ बुरा हो तो उसकी मां को कोई खतरा हो। अब सच जानने का समय आ चुका था। माधव मनीषा के सामने खड़ा हो गया और घर के बाहर सरपंच और कुछ गांव वाले चुपचाप सब देख रहे थे। मनीषा, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। तुम गांव के लोगों को मार रही हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी है तो यहां से चली जाओ। माधव, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन सा सच? मुझसे भोली बनने की कोशिश मत करो। कल रात मैंने तुम्हें खेतों में देखा था। तुमने एक किसान की जान ले ली। तो तुम्हें सच पता चल ही गया।
लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तभी सरपंच और कुछ गांव वाले भी अंदर आ गए। अगर ऐसा है तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? उन लोगों का क्या कसूर था? अगर सच जानना है तो तुम्हें आज से 5 साल पहले की कहानी सुननी पड़ेगी। मनीषा की आंखें अचानक उदास हो गईं। 5 साल पहले मैं और मेरे बाबा पास के एक गांव में रहने आए थे। एक दिन हम मंदिर में पूजा करने गए। तभी अचानक मंदिर का पुजारी घबराकर बाहर भागा। भगवान, अनर्थ हो गया। क्या हुआ पुजारी जी, इतना घबराए हुए क्यों हैं? किसी ने मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी कर लिया। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। तभी वहां 2 आदमी आए, मोहन और उसका साथी। अरे भला हमारे गांव में कौन चोरी करेगा? अभी अभी तो यहाँ 2 नए लोग आए हैं। इतना सुनते ही सबकी नजरें मुझ पर और मेरे बाबा पर टिक गईं। इन दोनों की तलाशी लो। हमें पता था हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए हमने बिना डर के अपना बैग उन्हें दे दिया। लेकिन जैसे ही बैग खोला गया, उसमें वही भगवान की मूर्ति निकली। मैं हैरान रह गई। तभी मैंने मोहन और उसके दोस्त को आपस में धीरे धीरे बात करते सुना। अच्छा हुआ भाई, तूने पहले ही उस बूढ़े के बैग में मूर्ति रख दी, नहीं तो आज हम ही फंस जाते। मैं चिल्लाती रही, बताती रही कि हमने कुछ नहीं चुराया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। शाम होते होते गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने फैसला किया कि हम दोनों को सजा दी जाएगी, और उस रात पूरा गांव मिलकर हमें जिंदा जला दिया। उस दिन से मेरी आत्मा भटक रही थी। मैंने उस गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन 2 लोग बच गए थे, मोहन और उसका साथी, जिनकी वजह से ये सब हुआ था। उन्हें सजा देना जरूरी था। लेकिन मैं इस गांव में खुद नहीं आ सकती थी। मुझे किसी इंसान की मदद चाहिए थी, और अनजाने में माधव, तुम मुझे यहाँ ले आए। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग मनीषा की कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। अगर ये सच है तो उन दोनों के साथ वही हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था। मनीषा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। नहीं माधव, गलती मेरी भी है। मैंने आपके गांव में आकर आप सबको डराया, लेकिन अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मनीषा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर हल्की रोशनी में बदलने लगा, और कुछ ही पलों में वो हवा में धीरे धीरे विलीन हो गई। बारिश भी उसी पल रुक गई, जैसे उसके साथ ही उस रात का सारा डर भी खत्म हो गया हो।